अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में आपके लिए कुछ अहम खबरें आपको बताएंगे कि जनाब आपको जो किस्सा सुनाया जा रहा था कि हमने सियासत की कुर्बानी दे दी, रियासत बचा ली, तो क्या इन्होंने गुल खिलाया है आपको बताएंगे। मईशत के मैदान के हवाले से अहम खबर जो सामने आ रही है, होशरुबा इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं। दूसरा आपसे जिक्र करेंगे एक अहम मैसेज की जो कि मुराद सईद साहब ने दिया है और नामालूम मकाम पर वो भी रूपोश हैं। इश्तिहारी भी अब करार दिए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज एक पैगाम दिया है जो मेरा ख्याल है कि आप सुने और समझें कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत ही ख़ास इसमें बात है, वो पैगाम आप तक पहुंचाऊंगी मैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे हम इस हवाले से भी कि जो निगरान कैबिनेट सामने आई है उसमें क्या क्या नगीने हमारे लिए बनाए गए हैं, तराशे गए हैं और हमें तोहफतन पेश किए गए हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आ रही हैं जनाब इंतखाबात के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे आज के वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेशतर इसके कि मैं आपको बताऊं कि मईशत की क्या हालत है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब के वकला आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए अटक जेल गए। वहाँ पर ये 5-6 वकला थे जो गए, लेकिन सिर्फ एक वकील अली एजाज भुट्टर साहब को मिलने की इजाज़त मिली और उनकी भी बहुत ही छोटी सी महदूद सी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। इस मुख्तसर सी मुलाकात में इमरान खान साहब ने बड़ा अहम पैगाम भी दिया है, सबसे पहले वही आपके साथ शेयर करते हैं। अली एजाज भुट्टर साहब फरमाते हैं कि जब इमरान खान साहब उनसे मिलने के लिए कमरे में तशरीफ लाए तो वो बिल्कुल हशाश बशाश थे, बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, कोई थके हुए नहीं थे, कोई परेशान और घबराए हुए दिखाई नहीं दिए। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की सेहत भी ठीक थी और वो कम्प्लीटली अपने अज़्म में थे। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि उनका सेल जो है वो अभी तक वही सेल है जिसमें उन्हें पहले दिन रखा गया था और उसमें किसी किस्म की कोई सहूलियात में इजाफा नहीं किया गया। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने ये बात की कि वो कोई शिकवतन ये बात नहीं कह रहे, वो ठीक हैं, जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं वो खुश हैं, कोई उन्हें मसला नहीं है और ना वो इनसे परेशान है। अगर ये C क्लास या D क्लास भी कर दें तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मैं जिस हाल में भी हूँ, अगर इससे ज़्यादा भी मुझे कुर्बानी देने पड़े कौम के लिए तो मुझे कोई मसला नहीं है। इन्होंने जहाँ मुझे रखा हुआ है, अगर 1000 साल भी मुझे इस छोटे से कमरे में रहना पड़े, कब्रनुमा कमरे में, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बाखुशी ये कुर्बानी कबूल कर लूँगा, क्योंकि आपको बड़े मकसद के लिए, बड़े कॉज के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ और कौम भी बिल्कुल ना घबराए। मेरा ये पैगाम तमाम कौम को पहुंचा दीजिए। और साथ ही उन्होंने अपने तमाम तर जो लीडरान हैं, वर्कर्स हैं, उनको सलाम भी पेश किया। और जो रिहाई पाई है इन्होंने शहरयार आफरीदी साहब ने और शानदाना गुलजार साहिबा ने, उनको भी उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया, मुबारकबाद भी दी। और तमाम वर्कर्स को उन्होंने कहा कि डट के खड़े रहें, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह मुश्किल का वक्त जल्द निकल जाएगा और हम हकीकी मंजिल पा लेंगे। तो ये इमरान खान साहब का एक पैगाम जो कि मेरा ख्याल है PTI के कारकुनान के लिए बड़ा हौसला अफजा है। और वो ये कहते हैं कि जो वो कहते थे कि घबराना नहीं है, और वो खुद भी उसी स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं अभी तक तो, और उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई मायूसी या कोई घबराहट या कोई परेशानी का जो मैसेज है वो नहीं आ रहा है। उनकी जो हमशीरा है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी ये बात कही है कि इमरान खान बहुत मजबूत है और ये आपकी सोच है कि आप उसको तोड़ लेंगे इस किस्म की मुश्किलात से। ये मुश्किलात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ये सारी सूरत हाल है जी इमरान खान साहब के हवाले से। बाकी उनके वकला जो उनकी पेशियां हैं, जो मुकदमात हैं, उनके हवाले से उनके साथ डिस्कशन की उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने कौम के नाम पैगाम थे वो यही दिए। और इमरान खान साहब जो कहते थे वो करके दिखा रहे हैं कि अगर इस कौम के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े तो मैं कोई पीछे नहीं हटूंगा, कोई गलतफहमी में ना रहे। इमरान खान साहब के लिए जो आज अल्फाज मुराद सईद ने इस्तेमाल किए हैं, जो उन्होंने एक मैसेज किया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई इसको समझे तो इसमें उन्होंने अगर कहा जाए कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया तो गलत ना होगा। मैं आपको ये लफ्ज़ बलफ्ज़ सुनाना चाहती हूँ। मुराद सईद साहब कहते हैं नामालूम अफराद को मुखातिब करते हुए कि तुम जिसे हराने के लिए गिरे जा रहे हो वो तो कब का जीत चुका है। ये लड़ाई तो शुरू ही उसकी जीत से हुई थी, जब तुमने जान लिया था कि तुम उसे हरा नहीं सकते। तभी तो तुम्हारी बगलों में छुपे खंजरों पर तुम्हारी उंगलियों के निशान चमके थे। कल तक जिन्हें तुम पीठों में घोंपते थे
उसने तुम्हें मजबूर किया कि वो खंजर तुम उसके सीने पर रखो और वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ये गवाही दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। उसकी नजरों की बेखौफी ही ने तुम्हें नजरों से गिरा दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं कि उसकी नजरों की बेखौफी ने तुम्हें नजरों से गिरा दिया है। आज उसका जिंदान भी रोशन है और तुम्हारे महलों पर भी आसेब के साए हैं। अब तुम बैन डाल डाल कर अपनी मजलूमियत का प्रचार करो या अपने ही जिगर कोशों के कलेजे चबाओ, जीत तो वो गया है। तो तुम खजालत में सिर्फ अपने नकाब नोच रहे हो। जब आप किसी को डराने पर तुले हों और आप बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज कर दें, अपनी हर ताकत आजमा लें और अगला बंदा फिर भी ना डरे, तो फिर आपका दिल करता है कि आप अपना सर पीट लें और फिर आप वो हरकतें करते हैं जो आज होती हुई आप देख रहे हैं। ये सब फ्रस्ट्रेशन का एक अलंबरदार इजहार है। ये सब हरकतें जो ये इंसानी हुकूक की वायलेशन, आइन की वायलेशन, जो कुछ भी आप तमाशा एक देख रहे हैं ना, बंदर तमाशा जो इस वक्त मुल्क में जारी है, ये आपको यही बताता है कि कोई कितना पागल है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, या कोई किस कदर परेशान है कि जो हमें ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। कोई कितना डेस्परेट हो गया है कि वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो रहा। तो इसी तरह की जो ये सिचुएशन हमें इस वक्त मुल्क में नजर आती है। और इसका एक इजहार आपको हम बताते हैं अभी कि जिस तरह से बच्चों तक के ऊपर जुल्म हो रहा है कि 14 साल अरसलान के बाप के साथ जो हुआ, उसकी बहनों के बारे में जो पुलिस वाले ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये शह कहाँ से मिल रही है। जिस किस्म की वायलेशन ख़वातीन के साथ हो रही है, बीमारों के साथ हो रही है। उमर सरफराज चीमा साहब इस कदर बीमार और कमज़ोर हो चुके हैं कि उन्हें व्हील चेयर पर लाया जा रहा है। यास्मीन राशिद साहिबा को पिछली रात दिल का प्रॉब्लम हुआ है तो उन्हें कार्डियोलॉजी में मुंतकिल करना पड़ा। उन्होंने इस चीज़ की शिकायत की और फिर उसके बाद जब उनके टेस्ट क्लियर हुए तो फिर उन्हें दोबारा जेल भेजा गया। इसी तरह से अंदर आप चौधरी परवेज इलाही साहब का हाल देख लें, जब वो पेशी पर आते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और बाकी भी जो एजाज चौधरी साहब हों, महमूदुर रशीद साहब हों, इन लोगों के साथ भी लंबे लंबे इनके रिमांड हैं, तबीयतें किसी की ख़राब है नहीं ख़राब, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो एक ब्रूटैलिटी है जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। और ये ब्रूटैलिटी हमें नज़र आ रही है उस दिन कि जिस दिन जनरल ज़िया ने ये ऐलान किया था कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, और वो 90 दिन फिर सालों साल मुहीत रहे। एक पूरा अशरा डेकेड जो था वो आपने देखा कि जनरल ज़िया ने फिर इलेक्शन नहीं कराया। और आज ही के दिन 17 अगस्त को इमरान खान ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ भी उठाया था, आज से 5 साल पहले। और उसके बाद से ही जो साजिशें थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और वो फिर जिस तरह से परवान चढ़ी वो सब हमने देखी। और आज ही के दिन 17 अगस्त को ही 2 अहम फैसले आए हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक फैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आया है कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते, हम हल्का बंदियां करने जा रहे हैं। 17 अगस्त से 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां होंगी। ये इतने दिन कम अज कम हमें दरकार है, ऊपर भी जा सकते हैं। और उसके बाद फिर इंतखाबात की तैयारी वगैरह। तो कम अज कम जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि इस साल में इलेक्शन हो जाएंगे, तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, इलेक्शन तो नहीं होने लगे। ये बात तो अब बिल्कुल क्लियर कट आ गई। और इस पर मेरा ख्याल है जितनी भी ये प्रो डेमोक्रेटिक नाम नहाद जमहूरियत के लंबरदार जमातें थी, इनको भी अब पेट में कोई दर्द नहीं है, सबको सुकून है, सबको फक्की मिल चुकी है कि भाई आराम से बैठो वरना तुम सब भी फारिग हो। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का ये बयान सामने आता है और उसके बाद फिर हमें निगरान काबीना के भी नाम सामने आ जाते हैं जिन्होंने हलफ उठा लिया है। सरफराज बुगटी साहब वजीर दाखिला होंगे आपके, जलील अब्बास जिलानी साहब उमूर खारजा देखेंगे, शमशाद अख्तर साहिबा ये वजीर ख़जाना होंगी, और गौहर एजाज साहब तिजारत और इंडस्ट्रीज़ वगैरह की मामलात देखेंगे। जमाल शाह साहब जो कि एक्टर हैं उनको कौमी विरसे और सकाफत की जो वजारतें दी गई है। वकार मसूद साहब भी खजाना में मुशीर होंगे और इसी तरह जो दीगर महकमे वो दिए गए हैं। चलिए बाकी तो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पर कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ मुर्तज़ा सुलंगी साहब के हवाले से। मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं बज़ाहिर एक सहाफ़ी हैं और ये एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि
ख़ास तौर पर जो पीटीआई और इमरान खान के ऊपर तनकीद के हवाले से मशहूर हैं। और तनकीद करना तो कोई बुरी बात नहीं, तनकीद तो हम भी करते रहे हैं खान साहब पर, आज भी करेंगे अगर कोई चीज़ होगी तनकीद वाली। लेकिन कुछ तनकीद होती है जब आप बुग़्ज़ से भरे होते हैं, जहाँ पर आपका जो एक एक लफ्ज़ है वो तज़हीक और तौहीन पर मुब्तला होता है, मबनी होता है। तो वही जो हाल है वो मुर्तज़ा सुलंगी साहब का है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो निगरान का सेटअप देने का वो रिवाज था और जो उसका मकसद था आइन में, उसकी वजह ये बयान की गई थी कि एक निगरान सेटअप एक गैर जानिबदार सेटअप होगा जिसमें कोई किसी के साथ एफिलिएशन नहीं होगी, कोई किसी के खिलाफ नहीं होगा और एक बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तमाम सियासी जमातों को जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होगा। तो लिहाजा एक ऐसा सेटअप बना दिया जाए जो कि बिल्कुल किसी से किसी की वाबस्तगी जो है उसकी शो ना हो। लेकिन अब क्या कीजिए, हमारे यहाँ तो इस वक्त रिवाज ही ये निकला है, तर्ज ही ये निकली है कि हमने करना ही है कि चुन चुन के जो पीटीआई मुखालिफ लोग हैं वही हमें तमाम ओहदों पर नजर आए। तो वज़ारत इत्तलात के लिए भी जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब की चॉइस है उसमें आपको मैं चंद उनकी चीज़ें बता देती हूँ। वैसे तो आप खुद भी सर्च करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर ज़रा पिछले कुछ अरसे की उनकी ट्वीट्स देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस किस्म की ज़हनी सोच के हामिल हैं और किस लेवल तक जाकर वो जो है वो गुफ्तगू करते हैं इमरान खान साहब के लिए, उनकी अहलिया के लिए, पीटीआई के लिए। मतलब पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स को तो वो गालीनुमा यूथिया लफ्ज़ से तशबीह देने के अलावा बात ही नहीं करते ना। वो तो उनके ख्याल से कोई हामी या सपोर्टर वोटर तो उन्हें कहना ही तौहीन है, वो तो कहते ही अल्फाज ही उनके लिए ये होते हैं। बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर कंटिन्यूसली वो जिस तज़हीक और तौहीन से ट्वीट कर रहे हैं वो आप देख लें। और इसी तरह फवाद चौधरी साहब को खासे निशाने पर रखते हैं। चौधरी फवाद साहब के बारे में तो उन्होंने भी पिछले दिनों जब उन्होंने जाके निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात की तो उसके बारे में भी उन्होंने बड़ी घटिया किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई थी और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ाना तरीके से चौधरी फवाद साहब को ट्रोल किया हुआ था। फिर इमरान खान साहब के लिए भी वो एक ट्वीट में भी कुछ दिन पहले का ट्वीट मैं आपको बता रही हूँ, उसमें वो तालिबान खान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और शुरू जो ट्वीट है वो होता है कल्ट लीडर तालिबान खान, और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है यही फरमा रहे हैं कि जी जो इमरान खान ने जहन साजी की वगैरह वगैरह। ये मेरा ख्याल है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को जो एक नाखुशगवार वाक़े का सामना करना पड़ा लंदन में, तो उसके बाद उसकी मजम्मत करते हुए बेसिकली ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे। और फिर शेख रशीद साहब के लिए भी उनके अल्फाज किस तरह के हैं वो भी ज़रा आप देख लीजिए। इमरान खान साहब जिस सेट के ऊपर बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू खिताब करते थे उसकी खाली तस्वीर लगाकर, यानी ज़ाहिर इमरान खान के बगैर जो खाली कुर्सी और मेज़ की तस्वीर है वो लगाई हुई है और कह रहे हैं ऊपर उनका कैप्शन ये है कि आजकल शीदे टल्ली को कौम से खिताब बड़े जोर का आया है, क्यों ना कुर्सी मेज़ किराए पर उसे दे दी जाए, महात्मा को तो आजकल दूध के गिलास की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली इमरान खान पर तबर्रा उड़ा रहे हैं क्योंकि वो जो डायरी वाली इन्होंने कहानी घड़ी थी सबने कि जी डायरी में लिखा था कि दूध देना है इमरान खान साहब को वगैरह, तो वो उसके तनाजुर में उन्हें एक जुगत लगा रहे हैं और साथ में शेख रशीद साहब को शीदा टल्ली कह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जी उन्हें किराए पर ये दे दी जाए। और ये चंद ट्वीट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब पूरी उनकी टाइमलाइन भरी हुई है ऐसी ट्वीट्स में जिसमें वो नफरत, बुग़्ज़, गुस्से, बदतमीज़ी, जहालत का बाकायदा इजहार कर रहे हैं और इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में उनको वज़ीर इत्तलात लगा दिया गया है। तो ये आजकल चॉइस है, ये क्राइटेरिया है कि अगर आपने किसी बड़े ओहदे पर जाना है तो जितने शद्द और मद के साथ, जितनी घटियापन और लो लेवल पर जाके आप इमरान खान या पीटीआई पर तनकीद करते हैं या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके बयानिए को काउंटर करते हैं, तो आपको उतनी ही बड़ी पोस्ट से नवाजा जाता है। ये आजकल और इसी निगरान कैबिनेट, निगरान सारे सेटअप, इलेक्शन कमीशन के सारे जो आप देख रहे हैं बहाने और उनकी जो एक पूरी इस वक्त आप फोकस देख रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आइंदा इंतखाब या तो होंगे नहीं और अगर कभी हो भी गए तो वो किस कदर शफाफ और गैर जानिबदार होंगे, इसका अंदाज़ा आप इनकी चॉइस से लगवा लें कि जो लोग ये इंतखाब कंडक्ट करने जा रहे हैं और जो करवाने वाले हैं। तो इससे आप जो है आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये अंदाज़ा लगाना। बाकी राजा रियाज साहब तो ये भी बता चुके हैं और आजकल चूँकि वो भी खुद साख्ता तर्जुमान है इस्टेब्लिशमेंट के कि जनाब
बल्ले का तो निशान नहीं होगा बैलेट पेपर पर, पीटीआई पर पाबंदी होगी, तो पीटीआई तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकेगी। और इससे पहले भी ये बात बहुत दफ़ा सामने आ चुकी है कि जो लंदन में प्लान और डील फाइनल हुई थी उसमें नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा इस बात पे बजिद थे वो कि जब तक बल्ले का निशान है इलेक्शन नहीं लड़ा, इलेक्शन होने ही नहीं देना बल्ले के निशान के बगैर। यानी कि वो कहते हैं ना, मशहूर है कि सुंजियां हो जन गलियां दे विच मिर्जा याद थे, तो वो क्या चाहते ही है, उन्हें पता है कि इमरान खान तो एक तरफ, इमरान खान का एक खंबा भी आराम से PMLN को इलेक्शन हरा सकता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी वो उस टीम के साथ मैच खेलेंगे कि जो सारी टीम ही ना हो और अकेले वो मैदान में और खुद ही छक्के चौके लगाएं और खुद ही जो है वो बाकी इलेक्शन कमीशन बॉलिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे दे और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो तो कहीं हो ही ना और अकेले वो हों और आराम से जो है वो मैच जीत जाए। तो वो इस किस्म के कोई मैच की प्लानिंग कर रहे हैं, इसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं नवाज शरीफ साहब। तो ये सारी प्लानिंग है, लेकिन होता क्या है ये हम देखते हैं। अभी तक तो वैसे ऐसे ही हो रहा है जैसे कि प्लान है, और मेरा ख्याल है अगर हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो किसी में ना इतनी हिम्मत है, ना कौम में इतनी जुर्रत है कि वो अपना हक ले सके, और ना किसी में कैपेसिटी है। जो थोड़ी बहुत उन्होंने जुर्रत की भी कभी निकल कर, तो वो ऐसा फेंटा लगा कर खौफ का एक पूरा बुत उनके अंदर दोबारा बिठा दिया गया कि अब कोई चूं चुराई ना करे। तो यही वजह है कि अब जिस तरह की भी मर्जी संगीन किस्म की खिलाफ वर्जियाँ हों, नुकसान हो, आप पे पहाड़ तोड़े जा रहे, महंगाई के जो कुछ भी हो, लेकिन ये कौम हंसते मुस्कुराते सब कुछ सहेगी। लेकिन कभी भी इसमें जुर्रत नहीं है इतनी कि ये उठकर जो जुल्म करने वाला है उसके खिलाफ आवाज़ उठा ले, उसका हाथ रोक सके। ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपने तोड़ फोड़ करनी है, बड़ा कोई आपने आके जलाओ घिराव करना है तो ही एहतजाज होता है। खामोशी से बाहर निकल कर भी एहतजाज हो सकता है, अपने अपने आप जगहों पर कहीं पे भी निकल सकते हैं और आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं। कोई इसका ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई मार कुटाई करनी है या कोई आग लगानी है या अपने इदारों पे हमले करने हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ 2-3 दिन सिर्फ अगर आप स्ट्राइक पे भी चले जाते हैं तो ताकतवरों को घुटने टेकने पड़ते हैं। कितनी दफ़ा ये जो माफियाज हैं, ये क्या इनका तरीकाकार होता है, पेट्रोल पंप वाले, पेट्रोल एसोसिएशन वाले, पेट्रोलियम, ये क्या करते हैं, हम पेट्रोल बंद कर देंगे, सजदे में गिर जाती है हुकूमत, पता है कि सारा निज़ाम हस्ती रुक जाएगा। कारोबार क्या करते हैं, कारोबारी तबका क्या करता है, जो आपका दुकानें हैं बंद कर देंगे, टैक्स नहीं मिलेगा, सारा काम रुक जाएगा, क्या होगा, घुटनों पर आ जाती है हुकूमत। डॉक्टर्स क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं अगर हम नहीं मरीज चेक करते, तो आप देख लें 4 दिन के बाद ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हर मुतालबा उनका मानना पड़ता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप कानून हाथ में लिए बगैर अपना हक ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी एक गैरत आपके अंदर होनी चाहिए, जो इस वक्त ना पैदा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।